हम लोग का समझ रहे थे पावर शेयरिंग। क्या समझ रहे थे? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? अगर पावर शेयरिंग को आप रियली समझना चाहते हैं ना, तो आपको ये जानिए कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के अंदर ही होगा। कोई सिस्टम को पहले डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पावर शेयरिंग कर सकता है। समझ रहे हैं ना? और पावर शेयरिंग का सीधा मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो डेमोक्रेटिक मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बना हो। समझ रहे हो? और उसमें जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं उस देश के, वो सारे ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल हैं। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट शब्द में क्या कहेंगे कि पावर शेयरिंग मीन्स और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट containing representation of major social ethical groups। कि एक देश के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो बंटवारा होता है और इससे जो ग्रुप बनते हैं, सारे ग्रुप के लोगों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए किसमें? गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट में, जुडिशियरी में ना। ऐसा दिखना चाहिए कि हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग का प्रतिनिधित्व है। किसी एक खास पार्टिकुलर कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रीजन, रिलीजन के लोग का हेजेमनी, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस। समझ रहे हैं? यस। अब देखो इसको दूसरे लेवल से समझा जाए कि देखो तुम एकदम क्लियरली ऐसे समझ सकते हो कि किसी देश में डेमोक्रेसी है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे थे अभी हम लोग कि मान लो इंडिया में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया के पार्लियामेंट में लोअर हाउस में 543 मेंबर हम इलेक्ट करते हैं। कितने मेंबर इलेक्ट करते हैं? 543 मेंबर इलेक्ट करते हैं। और 543 मेंबर जो हम इलेक्ट करते हैं उसमें हमने 47 सीट एसटीज के लिए और 84 सीट एससी के लिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जानते हो? हरिजन और आदिवासी जाति के लोग, एकदम निचली जाति के लोग, जिनका कोई इकोनॉमिक या सोशल जो एग्जिस्टेंस था वो एकदम मार्जिनल लेवल का था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कभी वो हिस्सा नहीं रहे। तो हमने उनको क्या किया? पावर शेयर किया कि पार्लियामेंट में मिनिमम इतना मेंबर एससी और एसटी ग्रुप के रहेंगे। क्लियर है ना? और आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो 47 किसके हैं? एसटीज आदिवासी समुदाय के, शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप के, और 47 हैं एसटीज के और 84 हैं एससी के। 84 क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है उनसे, लगभग दुगना है। लगभग 8% पॉपुलेशन है एसटीज की और 16% है एसटी। क्लियर है? यस। आप समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो कि इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया में सोशल डिवीजन है। इंडिया में सोशल डिवीजन है। सोशल डिवीजन में एक डिवीजन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो हमने कास्ट के आधार पर क्या है? पावर शेयर किया ना कि जो कमज़ोर वर्ग था उस वर्ग का सीट हमने रिजर्व कर दिया कि मिनिमम इतना मेंबर एससी समुदाय और एसटी समुदाय से पार्लियामेंट में हर हाल में रहेंगे ना, जो लगभग 1/4 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो जाता है। तो इनको इग्नोर करके अब भारत पर कोई शासन नहीं करेगा, ये सुनिश्चित कर दिया। पहले शासन में इनकी कोई पूछ नहीं थी। 1952 से जो अरेंजमेंट हुआ है देश में, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, उसमें हमने पावर शेयरिंग किया ना। दूसरा एग्जांपल देखो, लैंग्वेज। हम चाहते तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते थे। पार्लियामेंट में हिंदी बोलने वालों का बहुमत था, रहता है। हम
हम चाहें तो देश के ऊपर ये थोप सकते थे कि भारत की भाषा क्या है, हिंदी है, और शुरुआती तौर पर ऐसा किया भी गया। संविधान सभा में इस पर बड़ी गंभीर बहस हुई तो दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल ना, और वहाँ हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। थोड़ा सा कंपोजिशन को और डिटेल में देखें। इंडिया में लगभग 2000 बोलियां हैं, हजारों भाषा है। अब किसी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा बनाते तो दूसरा भाषा वाला क्या है, नाराज होगा। क्लियर है? कंपोजिशन हमारा क्या है कि इंडिया के 40% पॉपुलेशन जो है, इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी स्पीकिंग है। कैसा है? हिंदी स्पीकिंग है। बाकी किसी भी लैंग्वेज का सेकेंड लैंग्वेज जो है वो बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब मेजर इंपॉर्टेंट है हिंदी के बाद। लेकिन कोई भी डबल डिजिट में नहीं है। 8%, 8.5%, 9%, कोई भी 10% नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग हैं? हिंदी को बोलने वाले लोग हैं। ठीक है? यस सर। हिंदी के लोग चाहें तो संविधान में ऐसी व्यवस्था कर सकते थे कि इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, और हिंदी वालों का एक डोमिनेंस क्रिएट हो सकता था। लेकिन हमने ऐसा किया। हमने क्या किया? हिंदी के साथ 22 और भाषाओं को संविधान के अनुसूची 8 में शामिल किया। अनुसूची 8 में शामिल किया और सबको हिंदी के बराबर का अधिकार और सम्मान दिया। क्लियर है? यस सर। तो हम भाषा के आधार पर पावर शेयरिंग किए कि नहीं? यस सर। किए कि नहीं? यस सर। कैसे किए? कि हमने 40% हिंदी बोलने वाले थे, उसके बावजूद हमने हिंदी को सबके ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को, कन्नड़ को भी हमने हिंदी के बराबर की दर्जा संविधान में दी। और शेड्यूल 8 में सबको लिख दिया कि इन सभी भाषाओं के बीच कोई अंतर नहीं होगा, सबका स्टेटस समान होगा। मतलब सारी भाषा को देश में बराबर का मान सम्मान दिया जाए, अवसर दिया जाए। जबकि यही बगल में श्रीलंका है और तुम्हारा बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो 2 टुकड़ा हो गया और श्रीलंका टूटते टूटते बचा। लेकिन इस बर्बादी में आ गया कि आज देख रहे हो दुनिया में मजाक का विषय बना हुआ है। वरना एक समय था जब श्रीलंका साउथ एशिया में सबसे तेज, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे मतलब कि प्रोस्पेरियस माहौल वाला कंट्री था। बी क्लियर?